मेरा फोन अच्छा वहीं रखा है। वो फर्स्ट ग्रेड के रिकॉर्डेड में जो है घराना टॉपिक है वो पूरा नहीं है क्या? हेलो नमस्ते भाई। हाँ सरिता, पानबाई, ममता, सुभाष। ओके, कैसे हैं आप लोग सभी? बताएं जरा। हाँ शंकर ठीक है, मतलब नीलाभ। कोई नई बात? झाड़ू बर्तन कर भी आई? वाह भाई, क्या ही बात है। बड़ी जल्दी जल्दी काम किए हैं आप लोगों ने। झाड़ू बर्तन सब हो गए, पोछा हो गया, झाड़ू बर्तन कर पोछा सुबह ही हो गया, झाड़ू बर्तन अभी कर दिया है, क्योंकि चाय वगैरह पी होगी सभी ने इस समय, तो बर्तन होंगे वहाँ पर उस समय के। राइट जी। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके 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 ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब बना लिया हमने खाना पीना सब। अब हमें यहाँ से शुरुआत करनी है इसके अंदर बच्चों।
सबसे पहले राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। बच्चों, हम लोगों के व्याकरण के अंदर आज अपनी 3rd क्लास, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, हमने लास्ट में पढ़ा कल कि सार्थक शब्दों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं। किस किस रूप और किस किस आधार पर, वो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनमें से जो हम आगे आज पढ़ना शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। तो हम यहाँ हेडिंग लिखते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, ये चीज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बच्चों, हमने अभी पढ़ा रूप या प्रयोग के आधार पर हमारी जो शब्द भेद आए वो कितने आए, 2, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं वो 2 कौन से। तो बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा वो कुछ ऐसे पढ़ा था। एक विकारी शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द। एक तो विकारी शब्द आया और एक क्या आया, अविकारी शब्द। ये 2 हमें क्या करने हैं बच्चों, यहाँ से पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करें विकारी की। तो बच्चों, विकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहली चीज तो ये। तो बच्चों, काफी बच्चे कहते हैं मैडम विकारी मतलब दोष, मतलब काफी के दिमाग में आता है। बिल्कुल अनेकार्थी शब्द है विकार, विकार का अर्थ दोष भी होता है। लेकिन विकारी आप संधि वगैरह में पढ़ते हो तो वहां से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विकारी का शाब्दिक अर्थ क्या भी होता है बच्चों, परिवर्तन। विकारी का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन भी होता है। तो अविकारी, अ यानी नहीं होगा, विकार यानी परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो कौन से रूप होंगे, अविकारी। तो बच्चों, क्वेश्चन आता है कि शब्दों के रूप में कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन देगा वो आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो मुझे बताइए कि विकारी शब्दों के रूप में कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, और उनके एकाध नाम भी आप बताएंगे या सोच लेंगे या अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप, जिससे आपको क्लियर रहे वो चीज। तो बच्चों, बात करें अविकारी शब्द की। अविकारी का क्वेश्चन कभी भी अविकारी के नाम से नहीं आता। लगभग जो प्रश्न देखा जाता है तो बच्चों, अविकारी को हम एक और नाम देते हैं अव्यय। तो इसका जो प्रश्न है वो लगभग किस नाम से आता है, अव्यय के नाम से। अ यानी नहीं और व्यय यानी खर्च, जिसका खर्च ना हो वो क्या है, अव्यय। तो खर्च नहीं होगा तो इसका मतलब परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप मेरी बात समझे कि रूप क्या चीज है, जैसे मेरे पास मान लीजिए 50 रुपए हैं, 50 रुपए लेकर के मैं बाजार गई, मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीद ली। अब मेरे पास बचे 40 रुपए। हो सकता है 4 10-10 के नोट वहां पर मिल गए हों, हो सकता है 2 20-20 के हों, हो सकता है 1 20 के हों और 2 10-10 के, बट उसके रूप में क्या हो चुका है, परिवर्तन। वो तो रूप कौन सा हो गया, विकारी का। अविकारी, अ यानी नहीं, विकारी यानी परिवर्तन, जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा वो कौन से होंगे, अविकारी। मान लीजिए मेरे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए लेकर मैं बाजार गई, मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई, मैं जैसी गई वैसे ही वापस लौट आई। इसका मतलब जैसा था वो वैसा का वैसा रहा। वो रूप किसका हो गया बच्चों, अविकारी का, वो अविकारी का हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपसे कि विकारी शब्द के रूप में कितने प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चों के अलग अलग आंसर्स आते हैं, आपने अपने अपने आंसर सोच लिए होंगे। बाकी अगर आप
आंसर सोच कर रखोगे तो नो डाउट आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। तो बहुत बार बच्चा मुझे कहता है 3, एक्चुअली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में 3 लिखा हुआ है, जो कहीं मुख्यतः होते हैं। और उसके अंतर्गत बात करें, आपको वो जो 3 वहाँ मिलते हैं वो बच्चों ये मिलते हैं, लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक, ये 3 आपको यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, ये है मुख्यतः। तो मुख्यतः कितने प्रकार से परिवर्तन होता है, 3 प्रकार से। बट मैंने मुख्यतः पूछा ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा पूछ रही हूँ कि विकारी शब्दों के रूप में कितने प्रकार से परिवर्तन होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं 4। अच्छा, 4 में भी डबल आंसर्स होते हैं क्या? जब मैं पूछती हूँ 4 कौन से, तो कई बच्चे संज्ञा वगैरह ऐसे करके बताते हैं, कई बच्चों का आंसर अलग होता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चे 4 बताते हैं उनका चौथे में जो रूप आएगा वो आएगा कारक। यहाँ लिख दिया कारक। चौथा रूप वो क्या बताते हैं, सॉरी कारक तो ऊपर लिख दिया ना, काल। चौथा रूप क्या बता देते हैं, काल, कि ये काल आ गया इसके अंतर्गत। ठीक है भाई, अब ये काल भी आ गया। अब बच गया अपने पास 5वां पॉइंट, क्योंकि केवीएस में क्वेश्चन आया हुआ। एक और होता है जो बहुत छोटी सी भूमिका निभाता है परिवर्तन में, वो होता है पुरुष। यानी अगर हम बात करें कितने, तो 5, मुख्यतः बात करें तो 3, मुख्यतः 3 में तो ये 3 हैं ऊपर वाले, लिंग, वचन और कारक, और सामान्यतः में ये 5। उनमें भी अगर इन 5 में से आपको कोई हटाना हो तो सबसे पहले कौन सा हटेगा, पुरुष, क्योंकि पुरुष जो है वो सिर्फ सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, और वहां भी एक ही सर्वनाम के अंतर्गत होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, वहां से आप पढ़ोगे। अगर 2 हटाने हैं तो काल भी हटा दोगे, और मुख्य फिर 3 आ जाएंगे आपके ऊपर। तो इसका मतलब अगर हम बात करें, हम इतने प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार से। विकारी के भेद कितने हैं, तो विकारी शब्दों के भेद पर आए तो भेद 4 हैं। अगर कहें कौन से, तो बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब क्रिया विशेषण आप लोग एक साथ बोलते हो, इसलिए फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों, क्योंकि एक अविकारी का भेद होता है क्रिया विशेषण, इसलिए आप ध्यान रखना। हम यहाँ पर क्रिया ने लिखकर मैं क्या लिख रही हूँ, विशेषण, जिससे एक साथ भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अदरवाइज लिखना तो हमें क्रिया ही था पहले। तो ये विकारी के कितने भेद हो गए, 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 क्या हो गए अपने भेद। ठीक है, अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं अविकारी। तो जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होकर अविकारी के भी कितने भेद होते हैं बच्चों, 4, या कहें जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष से परिवर्तन नहीं, वो। इसमें बात करें तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय। एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। एक होता है संबंध बोधक अव्यय। ये 4। ठीक है, एक हम इसमें और लिखते हैं कै पॉइंट करके, जो इन चारों का उपभेद है, जिसे हम कहते हैं निपात। ठीक है, एक बार अब आप समझ लो। यहाँ देखिए, अब आप लोग, अगर मैं बात करूं एसआई की बात करूं तो बच्चों यहीं से आपके क्वेश्चन लगभग 40+ होते हैं सी एक टॉपिक से। सेकंड ग्रेड की भी बात करूं तो लगभग सेकंड ग्रेड में 70 क्वेश्चन वहां आ जाते हैं, एसआई में 100 आ जाते हैं,
और कहीं सेकंड ग्रेड में लगभग 70 से 75-80 के बीच में आ जाते हैं। संस्कृत विभाग के फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की बात करूं तो वहां भी अगर हम लोग बात करें तो 80 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 90 तक आ जाते हैं वहां। तो कहने का मतलब काफी क्वेश्चंस आते हैं और उनमें सभी जगह ऐसे ही हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया चारों से प्रश्न होते हैं। 2-2 भी करोगे तो 8 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से तो 3-3 4-4 के आ जाते हैं प्रश्न। तो लिंग से भी होता है, वचन से भी, कारक से भी और काल से भी, इन चारों से भी होता है। पुरुष सर्वनाम में पढ़ लेते हो तो अविकारी से 5-5 क्वेश्चन, जबकि लगभग 2 घंटे का ये टॉपिक है, एसआई में आ जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसमें से मान के चलना हर हालत में, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो एसआई हो, आपके अविकारी का एक क्वेश्चन लगभग होता है एग्जाम में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया विशेषण होता है और उसके बाद क्या होता है, निपात होता है। तो 2 क्वेश्चन तो पक्का है। एसआई वगैरह में 100 क्वेश्चन होते हैं तो 4-1 तो आप मान के चलो। अब अगर आप टॉपिक भी देखेंगे तो 4 8 और 1 यहाँ 9 अविकारी का, और 9 में अगर आप लोग मतलब 9 टॉपिक हुए, 9 में 4 भी लगाओगे तो कितने हो जाएंगे आपके 36 क्वेश्चन। और देखो मैंने कहा था लगभग 40 क्वेश्चन आपके शब्द विचार से एसआई के अंतर्गत और वहां से आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, हमें पता है विलोम से, पर्यायवाची से, शब्द युग्म से, वाक्यांश के लिए एक शब्द से, तत्सम तद्भव से, इन सभी जगह से क्या होते हैं आपके प्रश्न होते हैं। ये 4 टॉपिक से 2-2 भी आए, एक अर्थी अनेकार्थी भी छोड़ दोगे तो भी 8 क्वेश्चन यहाँ हो गए। तत्सम तद्भव से भी कम से कम 4 क्वेश्चन होंगे, तो 8 4 12 तो वो ही हो गए। और 9 में अगर आप 3 भी लगाओगे तो 27 क्वेश्चन, और 27 और 12 भी कर रहे हो तो 39, यानी आप ये मान के चलिए कम से कम 40 क्वेश्चन आपके शब्द विचार से एसआई में होते हैं। वहीं सेकंड ग्रेड की बात करें तो लगभग आप 40 नहीं है, लेकिन 25 से 30 के बीच का आंकड़ा हो ही जाता है वहाँ भी। तो महत्वपूर्ण ये क्या है आपके लिए टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे वीक जोन वाले होते हैं। तो ये तो पक्का ही है, 3 तो मैंने बहुत कम बताए, बाकी जैसे मैंने कहा है प्लस में ही है आपके 3 से, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना 40 प्लस तो आप मान के ही चलो, 40 क्वेश्चन तो शब्द विचार से। अब हम लोग यहाँ पर परिभाषा एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ विकारी की। विकारी का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन, अर्थात जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। आगे विकारी के
4 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब आ गया दूसरा भेद, अविकारी। जिन शब्दों के रूप में अब ये मत कहना इसका शाब्दिक अर्थ नहीं क्यों नहीं लिखा, तो परिवर्तन नहीं होगा, बस नहीं लगाना है। जिन शब्दों के रूप में, वो परिभाषा में आ जाएगा, लिंग वचन कारक, काल तथा पुरुष, के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के चार भेद हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में यद्यपि आप जो भी पेपर देंगे वहां 5 आएंगे, बट यहाँ अपने कितने आएंगे? 4 निपात इन चारों का उपभेद है, 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक अव्यय, फिर विस्मयादि बोधक अव्यय, चौथा संबंध बोधक अव्यय, और कै निपात। यहाँ ध्यान रखना, मुख्यतः 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। मुख्यतः
3 प्रकार से, या आप खुद भी लिख सकते हो। मैं बोल तो रहती हूँ, परिवर्तन किया जाता है, और वो कौन से? लिंग वचन कारक। और सामान्यतः हो गया है 5 से। तो जब मुख्यतः पूछेगा तो मुख्यतः सिर्फ कितने रूप हुए? 3। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, यानी हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर लिंग वचन कारक, पुरुष सर्वनाम में आ जाएगा, काल बाद में पढ़ेंगे, फिर ये अविकारी। ये कंप्लीट होने के बाद वर्ण विचार, फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये उसके बाद हम लोग जो है काल पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, ऐसे इन चीजों को हम क्लियर करेंगे। फिर लास्ट में हम ये लेंगे पर्यायवाची शब्द युग्म वगैरह। और देखेंगे, बाकी हो सकता है बीच में भी ले लें, जिससे आप लोग याद करना शुरू कर दो इन टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चों? संज्ञा। हमारा पहला भेद आया है इसमें, संज्ञा। विकारी का पहला यहाँ पर रूप है। संज्ञा के अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे पहली बात, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी बच्चे अपने अपने अनुसार बताते हैं, कोई नाम वगैरह ऐसे। तो बिल्कुल संज्ञा का शाब्दिक अर्थ तो नाम ही होता है। ठीक है, संज्ञा किसको बोलते हैं? नाम। अगर बात करें वैसे तो शब्द मिलकर बना है सम धन ज्ञा के योग से। सम उपसर्ग, ज्ञा मूल शब्द है। सम का अर्थ क्या होगा? तो लगभग बच्चे कहते हैं सम का अर्थ है समान। नहीं, ये जो सम है जिसमें हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ समान नहीं, ये यहाँ पर अर्थ देता है सम्यक या संपूर्ण। और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। सम्यक या संपूर्ण ज्ञान कराने वाली क्या कहलाती है? संज्ञा। तो समधन ज्ञा का अर्थ ये है, जबकि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। अब बात आती है, आखिर संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो आप सभी अपनी अपनी परिभाषाएं सोच लें, लिख दें। क्या आपको परिभाषा लगती है, या अपनी कॉपी में लिख लो। जल्दी जल्दी सोचो, क्योंकि मैं फिर यहाँ से समझाऊंगी, तो जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा आप गलत हो तो कहाँ हो। तो फटाफट आप सोच सकते हो। ठीक है, सोच लिया क्या? ठीक है, ओके।
सेट की आ गई क्या रिवाइज? चलिए बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर मैं बात करूं संज्ञा की परिभाषा क्या है, आप लोगों ने अपने अपने अनुसार सोच लिया होगा, लिख लिया होगा, और लगभग बच्चा ये सोच रहा होगा ये तो सभी को ही पता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। बच्चों, कुछ बच्चे कहते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है। ओके, सेकंड जो परिभाषा आती है वो क्या आते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान भाव का बोध कराता है। ऐसे कोई बहुत शॉर्ट कर देते हैं, मैम जो किसी भी नाम का बोध कराता है, नाम का बोध कराने वाली ही संज्ञा है। मैं सोचती रहती हूँ कि बहुत ही अच्छा दे दिया तुमने तो जवाब, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी तो आप कैसे ही इस चीज को स्वीकार कर लेंगे। आप कह रहे हैं व्यक्ति वस्तु स्थान को के नाम को संज्ञा कहते हैं, मुझे ये तो बताइए इसके अंतर्गत कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराता है, तो मुझे ये तो बताओ बोध कराता कौन है? कोई वर्ण कराता है, कोई शब्द कराता है, कोई वाक्य कराता है? फिर कहते हैं हाँ शब्द, तो परिभाषा में बोलो ना शब्द, कि जो शब्द आपको कराएंगे बोध, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बोध को कैसे होगा। काफी बच्चे मुझसे क्या कहते हैं, मैम आपने ये तो बता दिया लिंग वचन कारक काल पुरुष से परिवर्तन होगा और नहीं होगा, कैसे ये तो बताओ कैसे परिवर्तन होगा और कैसे नहीं। तो वो टेंशन नहीं करनी है, अभी आप संज्ञा पढ़ोगे तो अपने आप आपको संज्ञा में मैं बता दूंगी, देखो यहाँ से लिंग से परिवर्तन हो रहा है या वचन से हो रहा है या कारक से हो रहा है या पुरुष से हो रहा है या काल से हो रहा है। मैं आपको एक चीज बट यहाँ बता देती हूँ, ये 5 है, ये जरूरी नहीं कि इन 5 में सभी में ही 5 से परिवर्तन हो, ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखना। जैसे ये काल है, ये काल सिर्फ किस में परिवर्तन करता है, क्रिया में, और ये पुरुष सिर्फ किस में परिवर्तन करता है, सर्वनाम में। इनमें से कोई किसी में परिवर्तन करता है, कोई किसी में। वो कैसे होगा, जैसे जैसे ये टॉपिक आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, आगे की बात सुनिए आप यहाँ से। अगर मैं बात करूँ इसके नेक्स्ट के अंतर्गत, तो जैसे कि मैंने कहा परिभाषा आप बोलते हैं, आप व्यक्ति वस्तु स्थान भाव तक भी बोल देते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज फिर भी छूट जाती है, वो क्या, प्राणी। आप व्यक्ति लिखे ना लिखें, प्राणी 100% ही लिखना होगा। अब आप कहते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि व्यक्ति में सिर्फ व्यक्ति है, बट प्राणी में हर कोई आ जाता है, जिसमें भी प्राण है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु कोई भी हो। अदरवाइज आप बोलो वस्तु में भी नहीं आएंगे, ये तो गाय भैंस वगैरह, तो ना ये स्थान है, ना ही ये भाव है, ना ही ये व्यक्ति है, फिर ये किस में जाएंगे, फिर तो ये उदाहरण में ही नहीं रहे। तो ये है प्राणी। तो आप चाहे व्यक्ति छोड़ देना, प्राणी मत छोड़ना, क्योंकि व्यक्ति तो वैसे भी नहीं छोड़ोगे, और छोड़ भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने खूब सुना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसमें भी प्राण है। हम उसके लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्राणी शब्द का। तो इसकी सही परिभाषा होगी जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। हालांकि इसमें भी आपको एक और भी गड़बड़ करते हैं कुछ बच्चे, जो मैं अभी कुछ समय बाद बात करूंगी। अब बात आएगी संज्ञा के भेद की, संज्ञा के कितने भेद। तो बच्चों मेरा प्रश्न है, ऑप्शन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, फिर भी अगर आपको लगे नहीं मैम आप दो कोई ऑप्शन, तो मैं यहाँ ऑप्शन दे रही हूँ आपको, ये हैं आपके ऑप्शंस। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो संज्ञा है उसके अर्थ के आधार पर
कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होंगे इस संज्ञा के, ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है। इस ऑप्शंस को मैं थोड़ा उल्टा कर देती हूँ, है ना, जिससे कि आप ऑप्शंस जब लिखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम यहाँ से जरा भूमिका पर बात करते हैं, फिर भेद पर बात करेंगे। तो पहले परिभाषा हम लिखेंगे, तो भूमिका तो क्या परिभाषा ही लिख देती हूँ हेडिंग में। संज्ञा शब्द समधन्य के योग से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक या संपूर्ण। ज्ञान कराने वाले। जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, मेरा दूसरा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, यही ऑप्शंस है, आंसर सोच लो। जो शब्द किसी व्यक्ति, और अपने नोट साथ के साथ बनाते जाना, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणी। ये देखना प्राणी शब्द शुद्ध है या नहीं, ई के मात्रा के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब बात आएगी संज्ञा के भेद। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मेरा पहला प्रश्न था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वहाँ आंसर आता ये, अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, तो आंसर होते हैं ये। अच्छा, कई जगह कुछ शिक्षक और भी बताते हैं, एक स्पर्श हो जाए मूर्त और एक अमूर्त, और फिर उसमें डिवाइडेशन कर देते हैं। हालांकि वो रूप है नहीं हमारे, या तो अर्थ और प्रयोग के आधार पर पूछे तो फिर भी पूछ सकता है, बाकी वैसे नहीं है। लेकिन वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो भाव है वो अमूर्त होते हैं,
कई उसे अमूर्त मान लेते हैं, और बाकी सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, मूर्त, यानी हमारे सामने दिखते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी, तो वो मूर्त है, सामने है, और जो सामने नहीं है वो अमूर्त पार्ट आ जाते हैं। तो कई भेद यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं किसी चीज को या नहीं कर सकते, उसके आधार पर वो दो भेद बता देते हैं। तो मैं एक बार यहाँ लिखती हूँ, संज्ञा के भेद। तीन होते हैं। ठीक है, आपसे किसी भी रूप में पूछ ले, तीन होते हैं। केवल ध्यान रखना अर्थ के आधार पर कितने आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया। प्रयोग वगैरह से पूछेगा तो तीन है, फिर उसे समझोगे तब पता चल जाएगा। अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। कौन से, जरा हम यहाँ बात करते हैं, कैसे इस चीज को क्लियर करेंगे वो देखो आप। एक होती है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट। एक होती है जातिवाचक संज्ञा, और एक होती है भाववाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और यहाँ समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का दूसरा नाम गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या चीज है, कैसे है, आप यहाँ पर समझिए तब क्लियर होगा आपका। देखो, अर्थ के आधार पर मतलब 5 कैसे आए। व्यक्तिवाचक का उदाहरण अलग लिखवाऊंगी मैं आप लोगों को, ये एक बार, हाँ एक मिनट बच्चा, अब समझो। देखो, व्यक्तिवाचक के उदाहरण अलग होंगे, जातिवाचक के उदाहरण अलग होंगे, और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या होंगे, अलग। सभी के उदाहरण क्या होते हैं, अलग अलग। उसमें बात करूं मैं तो द्रव्यवाचक का उदाहरण भी अलग लिखवाऊंगी और समूहवाचक के उदाहरण भी अलग। इसका मतलब इन पांचों के एग्जाम्पल्स, उदाहरण अलग अलग हैं। जब पांचों के उदाहरण अलग अलग हैं, इसका मतलब पांचों के अर्थ अलग अलग हुए, तभी तो उदाहरण अलग अलग आए। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हुए, 5। प्रयोग के आधार पर 3 कैसे हुए बच्चों। ये जो द्रव्यवाचक है, अगर द्रव्य ऑप्शन में नहीं हुआ तो इसके जो उदाहरण है वो किस में पहुंच जाएंगे, आपके जातिवाचक में, वो जाति में चले जाएंगे। ऐसे समूह का कोई उदाहरण है, समूह ऑप्शन में नहीं है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, जातिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, तो वो जाति के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के उदाहरणों में कौन सी संज्ञा का प्रयोग कर सकते हो, जाति का। इसका मतलब इनके उदाहरण जाति में आ जाएंगे, पर ध्यान रखना है जाति का उदाहरण कभी भी ना द्रव्य में आएगा ना समूह में। केवल समूह और द्रव्य के उदाहरण ही किस में जा सकते हैं, जाति में। इसका मतलब इन दोनों के उदाहरणों में कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है, जाति का। इसका मतलब प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए, आपके 3 भेद। तो प्रयोग के आधार पर 3 हुए, अर्थ के आधार पर कितने हो गए, 5, और भाव का ही दूसरा नाम क्या हो गया, गुणवाचक। पढ़ेंगे हम इन सभी को सारा।
बच्चों अब आपकी व्याकरण कहीं जाकर के शुरुआत में आई है। सब पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, हम एक एक टॉपिक पहले कंप्लीटली पढ़ेंगे, यानी मेरी तरफ से मैं अपना कंप्लीट कराऊंगी। मेरे कंप्लीट करवाने के बाद यदि आपको कोई डाउट होता है उस टॉपिक में, तो मैं उस समय आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगी, ठीक है। उसके बाद ही हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, लेकिन आपको धैर्य पूर्वक पहले पूरा टॉपिक इत्मीनान से पढ़ना है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे जवाब देने, इन सब का आपको यथा स्थान क्या मिलता रहेगा, उत्तर मिलता रहेगा। बीच में मैं किसी के भी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगी, या तो क्लास के शुरू में या क्लास के अंत में। संज्ञा से जुड़ा क्वेश्चन हम तभी पूछेंगे, आप लोगों को परमिशन तब होगी जब ये सब चीज़ें एक बार क्या हो जाएंगी, कंप्लीट। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्या करूँगी, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिससे कि कोई भी गड़बड़ ना हो और आप आराम से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और टॉपिक पूरा होने के बाद वैसे मैं फ़ोन नंबर भी आपको दे ही दूंगी, मतलब अगर आप सीधा लाइव क्लास में नहीं पूछ पाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस समय अपने क्वेश्चंस के, तो आपको मैं उस समय वहाँ बता सकती हूँ आंसर, ठीक है। बट जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा हम उस पर आंसर पर कोई बात नहीं करेंगे। अब हम एक एक यहाँ पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले शुरू होगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम लोग बात करें इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा आप सोच लीजिए जल्दी से। सोच लो फटाफट, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तेरे लिए ये वोकल है वो बस। जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पर बात कर रही थी। आप लोगों ने अपना अपना आंसर सोच लिया होगा। बहुत से बच्चे कहते हैं जो व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराता है। कई बच्चे कहते हैं जो व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के इनका बोध कराता है। कई कहते हैं भाव नहीं आएगा, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराते हैं। कई कहते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष के नाम का बोध कराते हैं। ऐसा तो सबसे पहली बात, केवल व्यक्ति विशेष के नाम का बोध नहीं कराएंगे। दूसरी सेकंड बात, भाव नहीं आएगा, बाकी सब चीजें आएंगे। प्राणी फिर भूल जाते हो, जबकि प्राणी जहां व्यक्ति है वहां प्राणी आएगा। तो परिभाषा होती है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम का बोध कराए। आप विशेष बाद में भी लिख सकते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी विशेष के नाम का बोध कराए। काफी बच्चे कहते हैं विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी, ऐसे रहता है। तो आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, हर जगह विशेष लिखने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, शुरू और लास्ट में भी लिखने से हमारी पार पड़ जाएगी, है ना। बाकी हाँ ऑप्शन में दे देता है तो ठीक है, वहाँ पर चुन ही लेना उसे। तो एक बार मैं परिभाषा इसकी लिखती हूँ आपके लिए। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी
के नाम, विशेष लास्ट में भी लगा सकते हो, का बोध कराते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे करके तो बाद में लिखेंगे इसके उदाहरण। तो पहले अब आपकी प्रॉब्लम संज्ञा की परिभाषा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में अंतर क्या है तो वो मैं बता देती हूँ। केवल 2 ही अंतर है, नहीं तो आप सभी को सेम लगेगी ये परिभाषा। वो 2 अंतर क्या है? पहला अंतर, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में हमेशा आपको कौन सा शब्द मिलेगा? विशेष। काफी बच्चे संज्ञा की परिभाषा में भी बता देते हैं, जबकि वहां नहीं होता। विशेष शब्द का प्रयोग सिर्फ व्यक्तिवाचक में होता है। और सेकंड अंतर जो होता है वो क्या, कि संज्ञा की परिभाषा में भाव शब्द आता है, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में भाव शब्द नहीं होता। केवल ये 2 अंतर हैं। अगर ये ध्यान रहे तो आप इन दोनों की परिभाषा में अंतर कर पाओगे, अदरवाइज दोनों आपको मिक्स लगेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा में भाव शब्द है, व्यक्तिवाचक में नहीं है। व्यक्तिवाचक की परिभाषा में विशेष शब्द है, संज्ञा की परिभाषा में वो नहीं है। इससे आगे हम कल उदाहरण से इस चीज को स्पष्ट करेंगे। कल संज्ञा ही टॉपिक आपका आएगा, तो अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सर। ओके, अभी YouTube पर क्लास है, तो अभी YouTube वाली क्लास लेंगे हम लोग। यहाँ से आपका हो गया है आज की क्लास। मिलते हैं कल वापस से। वो कोई धनानंद की क्लास में बता रही थी कुछ,